बिंदु O यहाँ पर स्थित है। बिंदु O पर एक बल F लगा हुआ है। इस F का यदि O के परितः आघूर्ण निकाला जाए तो आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होगा। दोनों के बीच में कोण आपको 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, यानी इस O के परितः आघूर्ण हो जाएगा F इंटू दूरी, दूरी हो जाएगी OC, F इंटू OC। हम बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल को आघूर्ण का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। यदि आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण गुणे क्रिया रेखा से आघूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, यफ m बराबर F इंटू डी। आघूर्णों से संबंधित कुछ टर्म्स जैसे घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष क्या होता है? जब किसी वस्तु को किसी एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उस निश्चित अक्ष को, जहां से कोई वस्तु घूमेगा, उस अक्ष को बोलते हैं घूर्णन अक्ष। तो देख सकते हैं हम वह काल्पनिक अक्ष जो उस नियत बिंदु से हो करके जाती है जिसके परितः आघूर्ण लिया जाता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन अक्ष मतलब जैसे मान लीजिए एक फिगर हम लेते हैं, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, ये दूरी D है, तो घूर्णन अक्ष का मतलब ये वाला पॉइंट जहां से ये घूम सकता है। यदि आप फोर्स लगाएंगे तो ये बिंदु O के परितः ही घूमने की क्षमता रखेगी, तो बिंदु O को घूर्णन अक्ष कहेंगे। यह काल्पनिक होता है, मतलब कि आपको दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा घूर्णन भुजा, जैसे ये कोई बीम है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है F, तो ये इसके परितः घूमेगा, तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है इस भुजा को बोलते हैं घूर्णन भुजा। तो नियत घूर्णन अक्ष से क्रिया बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को आघूर्ण भुजा कहलाती है। इसके अलावा आघूर्ण की इकाई आप जानते हैं, आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक होता है। बल आघूर्ण की दिशा के रूढ़ चिन्ह साइन कन्वेंशन, यदि पूछा जाए कि आघूर्ण कितने प्रकार का होता है तो आघूर्ण दो प्रकार का है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज दक्षिणावर्ती आघूर्ण। क्लॉकवाइज का मतलब है जब कोई आघूर्ण किसी वस्तु को घड़ी के चलने की दिशा में घुमाता है तो उसे क्लॉकवाइज आघूर्ण कहा जाता है। जैसे इस बीम में यदि हम लोड यहाँ से लगाएं तो यह इस बिंदु O के सापेक्ष क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा में घुमाएगा, इसलिए इसको क्लॉकवाइज आघूर्ण कहते हैं। इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में ये किसी वस्तु को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में घुमाता है। तो यह बल का आघूर्ण है जिसका प्रभाव पिंड को घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाना अर्थात वामावर्त दिशा में घुमाने की होती है। इसे धनात्मक लिया जाता है। देखिएगा क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय क्लॉकवाइज को निगेटिव माना जाता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। इसके अलावा आघूर्णों का जब वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आघूर्ण तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। घुमाऊ आघूर्ण टर्निंग मोमेंट, नमन आघूर्ण बेंडिंग मोमेंट और मरोड़ आघूर्ण ट्विस्टिंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट तीन प्रकार का होता है। घुमाऊ आघूर्ण क्या है? टर्निंग मोमेंट, जैसे बीम का केस आप लेते हैं तो वहां पर वो कैंटिलीवर बीम मान लीजिए, कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हम लोड लगाते हैं तो यह इसके परितः घुमाने की क्षमता रखता है, तो इस आघूर्ण को हम लोग कहेंगे घुमाऊ आघूर्ण। इसके अलावा मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे यदि आपने लोड लगा दिया तो यह इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, तो इस समय हम बोलते हैं कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, यानी वह मोमेंट जो किसी वस्तु को बेंड करने की, नमन करने की कोशिश करता है, बेंड करने की कोशिश करता है, उसे बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। फिर आपका ट्विस्टिंग मोमेंट, जैसे मान लीजिए आप क्या कीजिए,
एक शाफ्ट है ऐसे, यहाँ पे फिक्स कर लिया, इसको हम पकड़ के ऐसे मरोड़ दें तो आप देखेंगे कि यह ट्विस्ट कर जाएगा। घुड़ जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ को पकड़ करके मोड़ दीजिए तो आप देख सकते हैं आपके हाथ का एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा हवा फ्री है। आप यदि पकड़ करके मोड़ते हैं तो हमारे हाथ में ट्विस्टिंग जनरेट होती है, तो इसको हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट कहेंगे। तो आघूर्ण तीन प्रकार का हो गया, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टर्निंग मोमेंट होगा। टर्निंग मोमेंट में क्या होगा है, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है ये इसको इस बिंदु के पैता टर्न कराने की कोशिश करता है, फलक्रम के सापेक्ष टर्न कराने घुमाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको टर्निंग मोमेंट कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, बेंड करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए एक कॉलम ऐसे खड़ा है, ये कॉलम खड़ा है, यहाँ पे लोड लगाते हैं तो ये इसको झुकाने की कोशिश करेगा, तो इसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। और ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट में ये आपका एक शाफ्ट का एक सिरा ऐसे फिक्स होगा और इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे, तो इस समय ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट का डिफिनेशन देखिए, यदि एक शाफ्ट पट्टा एक सिरा पर आबद्ध कर फिक्स कर दिया जाए तथा इसके स्वतंत्र सिरे पर बल F इस प्रकार से लगाया जाए कि वह शाफ्ट के अक्ष के लंबवत समतल में है, तो इस दशा में बल F का प्रभाव शाफ्ट में न घूमेगा, न ही नमन करेगा, उसे मरोड़ आघूर्ण कहा जाएगा। यानी मोमेंट को हम लोग तीन प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और टर्निंग मोमेंट। अगला है आघूर्णों का ज्यामितीय निरूपण। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। तो मोमेंट बराबर होता है 1/2 इंटू त्रिभुज का एरिया। जैसे एज्यूम करें यहाँ पे कोई पॉइंट O है और इस पे फोर्स F लगता है, तो इसके O के सापेक्ष F का आघूर्ण आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, एक त्रिभुज बन जाएगा OAB। तो मोमेंट बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसको डिराइव कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पे, फिगर में AB एक रेखा है, इसके सापेक्ष F फोर्स लगा हुआ है, तो O के सापेक्ष आपको आघूर्ण निकालना है। तो आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो आप O से AB पर एक लंब खींचेंगे, 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे और आप कहेंगे कि O के सापेक्ष मोमेंट बराबर हो जाएगा AB इंटू लंबवत दूरी हो जाएगा OD। तो इसको लिख सकते हैं AB को F इंटू OD के स्थान पे लिख सकते हैं, OD हो जाएगी आपकी ऊंचाई OD। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू F इंटू OD, यानी 2 को बाहर कर लिया तो 2 इंटू 1/2 F के स्थान पर जाएगा AB इंटू OD। तो 1/2 AB आपका आधार है, OD इसकी ऊंचाई है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो मोमेंट बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मोमेंट बराबर 2 गुणे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगला है वैगनान थ्योरम। वैगनान थ्योरम इसी फॉर्मूले से डिराइव होगा। वैगनान थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक फोर्स सिस्टम काम कर रहा हो, फोर्स सिस्टम मीन्स अ नंबर ऑफ फोर्सेस, एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहा हो, तो और उन सभी बलों का एक परिणामी होगा, वह परिणामी किसी बिंदु के सापेक्ष वही आघूर्ण उत्पन्न करेगा जो बाकी सारे बल मिल करके करते हैं। एज्यूम करेंगे जैसे यहाँ पर एक फोर्स F1 F2 ऐसे फोर्स लग रहा है, बिंदु O के सापेक्ष यहाँ से दूरी D1 और D2 है, तो F1 का O के सापेक्ष आघूर्ण हो जाएगा F1 D1, दूसरे का हो जाएगा F2 D2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा, यदि F1 और F2 का परिणामी F है और यहाँ से दूरी D है तो F इंटू D के बराबर होगा, यानी F इंटू D बराबर F1 D1 इंटू F2 D2 प्लस S1, जितने भी फोर्स होंगे सभी को जोड़ देंगे। वैगनान थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स सिस्टम काम कर रहा हो तो उन सभी बलों का किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का योग उनके परिणामी की आघूर्ण के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए 3 केस लेते हैं, 1 2 3 केस को दिख रहा होगा।
पहला केस ये है कि जब दोनों बल एक ही बिंदुगामी हो। बिंदुगामी का मतलब एक ही पॉइंट पर कॉन्करेंट फोर्स लग रहा हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्करेंट के केस में हम देख सकते हैं यहाँ पर ए पर दो फोर्स लग रहा है, पी और क्यू। पी और क्यू दो फोर्स लग रहा है। पी को ए बी से प्रदर्शित किया गया है और क्यू को ए डी से प्रदर्शित किया गया है। यदि कोई पॉइंट हमने ले लिया ओ, इस ओ के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है तो कैसे निकालते हैं। हम ए बी के समांतर की रेखा खींचेंगे सी डी और ए डी के समांतर की रेखा खींचेंगे बी सी। यह एक समांतर चतुर्भुज की तरह से होगा। ओ के सापेक्ष आपको आघूर्ण निकालना है तो पहले हम निकालेंगे क्यू का आघूर्ण। तो क्यू का आघूर्ण क्या होगा, क्यू का आघूर्ण हो जाएगा 1/2 आधार, आधार हो जाएगा एडी इंटू, इसको लिखेंगे 1/2 इंटू त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल, ओ ए डी का क्षेत्रफल प्लस, ऐसे हम क्यू का पी का निकालेंगे तो पी के लिए आपको यहां से मिलाना पड़ेगा 1/2 सॉरी 1/2 नहीं 2 होगा, 2 गुणे त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे यहां से यदि मिलाते हैं तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ेंगे ओ ए डी और ओ ए बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ओ ए बी ओ सी बी के बराबर होगा, ओ ए बी बराबर होगा ओ सी बी के। तो ये दोनों को यदि हम ऐसे रख दें, ये इतना और प्लस ये इतना, तो ये टोटल एरिया के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे ओ ए सी का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब प्रूफ ये हो रहा है कि जो आर होगा वो बिंदु ओ पर वही आघूर्ण उत्पन्न करेगा जो पी और क्यू मिल करके करते हैं। तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगला है आघूर्णों का व्यापक प्रमेय। ये भी जनरल कंडीशन होता है वैगनान थ्योरम का। वैगनान थ्योरम में ये कहता है सिर्फ 2 बलों के लिए। इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी वस्तु पर कितना भी बल लग रहा हो, 2 से अधिक कितना भी फोर्स लग रहा हो, तो सभी का एक परिणामी होगा और उस परिणामी का किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण उन सभी बलों के आघूर्णों के योग के बराबर होता है। इसे हम लोग आघूर्णों का व्यापक प्रमेय कहते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे P का डिस्टेंस d1 है, Q का d2, S का d3, T का d4, 4 बल है P Q R S T, P Q S T और परिणामी इसका R है। यदि इससे दूरी D है तो P1 D1 प्लस P2 D2 प्लस P3 D3 प्लस सॉरी P D1 प्लस Q D2 प्लस S D3 प्लस T D4 इक्वल टू R इंटू D। अगला देखेंगे आघूर्णों का सिद्धांत। आघूर्णों का सिद्धांत कार्य करता है संतुलन के नियम के लिए। संतुलन के नियम में ये कहा गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी बिंदु के सापेक्ष समस्त आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी समेशन ऑफ m इक्वल टू 0। समेशन ऑफ m का मतलब हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो आघूर्णों का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर अनेक क्लास लेना भी, यदि किसी पिंड पर अनेक बल कार्य कर रहे हों तो उन सभी के का आघूर्णों का क्लॉकवाइज आघूर्ण बराबर एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण के बराबर होता है। तो आघूर्णों के सिद्धांत में हो गया क्लॉकवाइज आघूर्ण बराबर एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण। आघूर्णों का अनुप्रयोग। आघूर्णों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे टर्म्स में आपको बताया गया था। सबसे पहला है लीवर। लीवर क्या होता है, लीवर एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को लिफ्ट कर सकते हैं। लीवर एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो इसके एक सिरा फलक्रम होता है जो अपने फलक्रम के सापेक्ष घूम सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप तराजू का एग्जांपल लीजिए, तो तराजू बीच में फिक्स होता है और वो दोनों सिरों के सापेक्ष घूम सकता है। इसका मतलब
लीवर एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु जिसे फलक्रम कहते हैं उसके सापेक्ष घूम सकता है। अगला टॉपिक है फलक्रम। तो लीवर में फलक्रम होगा। फलक्रम क्या होता है? जब किसी वस्तु को घुमाते हैं तो जब किसी लीवर में एक सिरे को फिक्स करते हैं तो उस फिक्स सिरे को लीवर कहा जाता आलम आलम फलक्रम कहा जाता है। लीवर के प्रकार। तो लीवर के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम वर्ग का उत्तोलक, दूसरे वर्ग का उत्तोलक और तीसरे वर्ग का उत्तोलक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वर्ग, इसको याद करने के लिए 3 चीजें उसमें होती हैं, एफ, डब्ल्यू और पी। एफ का मतलब होता है फलक्रम, डब्ल्यू मतलब होता है भार और पी का मतलब होता है एफर्ट, प्रयास। जब किसी यंत्रावली में, मैकेनिज्म में यफ बीच में आएगा, फलक्रम बीच में आएगा तो उसे प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहा जाएगा। जब किसी यंत्रावली में प्रथम बीच में फलक्रम आता है तो उसे प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फलक्रम बीचों बीच में है। एक साइड से हमने भार को लगाया है डब्ल्यू, एक साइड से प्रयास पी को लगाया गया है, तो इसको हम लोग प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहेंगे। दूसरे वर्ग में क्या होगा? दूसरे वर्ग में डब्ल्यू, भार बीचों बीच में आता है, डब्ल्यू बीच में आता है तो उसे सेकेंड वर्ग का उत्तोलक कहेंगे। तीसरा है पी, पी मतलब एफर्ट, जब प्रयास बीच में आता है तो उसे तीसरे वर्ग का उत्तोलक कहेंगे। जैसे प्रथम वर्ग के उत्तोलक में हम कह सकते हैं क्लास। क्लास में क्या होता है? वो बीचों बीच में फिक्स होता है तो उसे प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहेंगे, फलक्रम। और दूसरे वर्ग का उत्तोलक जिसमें हम डब्लू को, भार को बीचों बीच में रखते हैं, जैसे सरौता, सरौता में डब्लू को, भार को बीचों बीच में रखा है तो उसे दूसरे वर्ग का उत्तोलक कहा जाता है। अगला है तीसरे वर्ग का उत्तोलक। तो तीसरे में क्या होगा? पी, पी मतलब प्रयास। जैसे चिमटा, चिमटे में आप बीच में प्रयास करते हैं, बीच में एफर्ट लगाते हैं तो उसे तीसरे वर्ग का उत्तोलक कहा जाता है, एफ डब्ल्यू पी। तो प्रथम वर्ग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कैंची, पिलास और तुला, तराजू। दूसरे वर्ग में आप देख सकते हैं सरौता। तीसरे वर्ग के उत्तोलक में आप देख सकते हैं जैसे चिमटा या कूड़ा ढोने की मशीन। इसके अलावा जब कई सारे लीवर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे कंपाउंड लीवर कहते हैं। जब बहुत सारे लीवर को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे कंपाउंड लीवर कहा जाता है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक यंत्रावली है। यहाँ पे देखिए डब्लू है, एफ है और एक प्रयास पी लगेगा। ये भी एक यंत्रावली है। 2 यंत्रावली को हमने जोड़ दिया है तो इसीलिए इसको कंपाउंड लीवर कहा जाता है। तो इसका निकालते हैं हम लोग लिवरेज। तो टोटल का जो लिवरेज आता है वो सभी यंत्रावली के लिवरेज के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे इस मशीन का कहें कि लिवरेज कितना होगा तो पहले हम इसका लिवरेज निकालेंगे और इसका लिवरेज निकालेंगे, दोनों के लिवरेज को आपस में गुणा करेंगे तो टोटल मशीन का लिवरेज आ जाएगा। तो लिवरेज कैसे निकालते हैं? लिवरेज या उसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई पी। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार और भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास पी के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। अगला है बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर क्या होता है? बेल क्रैंक लीवर का प्रयोग करते हैं 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे आपने इसका प्रयोग देखा होगा गाड़ियों में गियर को शिफ्ट करने के लिए बेल क्रैंक लीवर का प्रयोग करते हैं। बेल क्रैंक लीवर क्या करता है कि 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसफर करके गियर को एक्सचेंज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीचों बीच में इसको फिक्स कर दिया गया है, यानी ये प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। यह बीच में आ रहा है तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक हो गया। यहाँ पे एक साइड हम डब्ल्यू को लगाते हैं, एक साइड हम पी को लगाते हैं, प्रयास को लगाते हैं। तो बेल क्रैंक लीवर प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है जिसकी सहायता से, जिस पर हम प्रयास को लगा करके भार डब्ल्यू को उठाते हैं और ये 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसफर करता है। अगला है स्टील यार्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टील यार्ड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? स्टील यार्ड का प्रयोग करते हैं भार को तौलने के लिए। भार को तौलने के लिए स्टील यार्ड का प्रयोग करते हैं। ये भी आपका प्रथम वर्ग का उत्तोलक होगा, क्योंकि इसमें भी यह बीच में होता है, फलक्रम बीच में होगा। एक साइड हम भार, यहाँ पे हम भार को लटकाते हैं और इधर एक शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर एक लगा होगा और उसको हम आगे पीछे ऐसे शिफ्ट करते हैं। और यदि आपको भार को मेजर करना है तो करना क्या होता है कि भार को आप यहाँ पे लटका दीजिए और रॉड को एकदम सीधा कीजिए। सीधा करने के लिए क्या करते हैं, इस पी को आगे पीछे सरकाते हैं। सरकाने पे ये किसी न किसी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर रॉड आपकी एकदम सीधी हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं तराजू में आप क्या करते हैं, तराजू बीचों बीच में फिक्स होता है, फलक्रम बीच में होता है, उसके एक सिरे पर भार को लटकाते हैं और एक सिरे पर हम वेट को रखते हैं। वेट को लटकाने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे टोटल आपका बैलेंस हो जाएगा, एकदम रॉड सीधी हो जाएगी। उस सीधे समय जितना तराजू की वैल्यू होती है, बाट की वैल्यू होती है, वही वस्तु का भार होगा। तो इसको हम लोग स्टील यार्ड की सहायता से कह सकते हैं। हाँ, अगला है लीवर सेफ्टी वाल्व। लीवर सेफ्टी वाल्व का यूज किया जाता है कुकर में कहें या फिर उसमें बॉयलर में। लीवर सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं बॉयलर में। क्या करने के लिए? नीचे आपका प्रेशर डेवलप होगा, इस प्रेशर से लीकेज को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया था। आपने देखा होगा हम कुकर में यूज करते हैं, ऊपर से सीटी का यूज करते हैं, वही सीटी ही आपका लीवर सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता है। जितना भी अंदर से प्रेशर डेवलप होगा वो इसके लीकेज को ऊपर जाने से इसको बचाता है। इसमें एक सिरा देखिए फिक्स होता है, यहाँ पे हम पी प्रयास को लगाते हैं और जो वस्तु का भार जो इस पूरे रॉड का जो भार होता है वो इस स्पिंडल के बाएं साइड भी हो सकती है या दाएं साइड भी हो सकती है। तो इस पे 3 भार काम करेंगे, एक यहाँ पे प्रेशर काम करता है, एक इसका भार काम करेगा, डब्लू काम करेगा, डब्लू पी और प्रतिक्रिया आर। इसके अलावा धरन पर कैसे प्रतिक्रिया निकालते हैं? तो धरन का केस हम लोगों ने पढ़ा है। धरन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम लोड को सह सकते हैं। धरन का प्रयोग करते हैं लोड को सहने के लिए। धरन 5 प्रकार का होता है। पहला है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम और फिक्स बीम। 5 प्रकार का बीम होता है, धरन होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया कैसे निकालता है। तो प्रतिक्रिया निकालने के लिए 2 फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम बल संतुलन के नियम को प्रयोग करते हैं। बल संतुलन का नियम ये कहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, तो उस पे लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होगा, यानी समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। ये होता है बलों के संतुलन का नियम। अगला है आघूर्णों के संतुलन का नियम। इसमें हम समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 करते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो y किसी भी बिंदु के सापेक्ष सभी आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होगा। अगला टॉपिक है कपल। कपल को बोलते हैं बलयुग्म। बलयुग्म क्या है? जब किसी वस्तु पर 2 बराबर अविपरीत बल, जिसकी क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, उसे हम लोग कपल कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है पी और पी की क्रिया रेखा नीचे की तरफ, इसकी क्रिया रेखा ऊपर की तरफ है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में दूरी यदि हम लोग एज्यूम कर लें डी, तो हम कहेंगे बलयुग्म बनेगा। यहाँ पर क्यों? क्योंकि दोनों बल बराबर हैं, अविपरीत हैं और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। तो इसका जो आघूर्ण निकालते हैं, आघूर्ण बराबर बल P हो जाएगा
और इसकी भुजा डी हो जाएगी। जैसे यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं दोनों P और D, इस P इंटू डी इसका आघूर्ण हो जाएगा। बलयुग्म के प्रकार, बलयुग्म दो प्रकार का होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि बीचों बीच में फिक्स कर दिया जाए तो ये इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज आघूर्ण। जैसे मान लीजिए टोटी है, टोटी से आपको पानी ओपन करना है, तो पानी ओपन करते समय आप उसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज आघूर्ण हो गया। और जब उसी टोटी को बंद करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण कपल कहेंगे। कपल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल इस प्रकार से काम करें कि उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो उसे हम लोग कपल कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कपल होगा ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, इसका एरो इस दिशा में है, ये टोटल यदि हम कहें तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज बलयुग्म कहा गया है। इसके अलावा बलयुग्म की प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, पहला, बलयुग्म बनाने वाले बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप देखिए P ऊपर की तरफ है, एक P नीचे की तरफ है, तो P माइनस P इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, तो दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा, किसी बिंदु के पड़ता बलयुग्म वाले बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग और बलयुग्म के आघूर्णों के सदिश और समांतर होता है। यदि हम कपल के केस में, बल आघूर्ण के केस में निकालते हैं कि आघूर्ण कितना होगा, तो वो होता है P इंटू डी के बराबर। वही चीज आघूर्ण के केस में भी होता है, जब आप आघूर्ण निकालते हैं तो आघूर्ण बराबर हो जाता है बल गुणे लंबवत दूरी, यानी बल यदि P है और आघूर्ण दूरी D है तो P इंटू डी के बराबर होता है। यानी दोनों केस में, आघूर्ण के केस में बलयुग्म में जो आघूर्ण का मान होता है वो समान होता है। तीसरा है, एक बलयुग्म को एक अकेले बल द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता है, बलयुग्म को संतुलित करने के लिए एक विपरीत प्रकृति का बलयुग्म आपको लगाना पड़ेगा। जैसे यदि कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज में बलयुग्म आपको उत्पन्न होता है तो आपको क्लॉकवाइज में लगा करके ही उसको रोकना होगा। जैसे मान लीजिए एक टोटी है, उसको आप ओपन कर रहे हैं, यदि आप चाहते हो कि वो ओपन ना हो तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज में उतना ही फोर्स लगाओगे, उतना ही आघूर्ण उस पर उत्पन्न करोगे, तो वो ओपन नहीं होगा। इसका मतलब एक बलयुग्म को सिर्फ एक बल संतुलित नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें एक बलयुग्म लगाना पड़ेगा विपरीत दिशा में बलयुग्म, यानी क्लॉकवाइज यदि उस पर काम करता है तो आपको एक एंटी क्लॉकवाइज बलयुग्म लगाना पड़ेगा। चौथा है, किसी बलयुग्म के बलों का परिणामी आघूर्ण सदैव बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर और उसी दिशा में होता है। पांचवा, बलयुग्म का प्रभाव केवल घूर्णन गति उत्पन्न करना ही होता है। आप देख सकते हैं बलयुग्म में सिर्फ घूर्णन गति उत्पन्न होती है। बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, बलयुग्म का आघूर्ण भी एक प्रकार का सदिश राशि है। जैसे वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो मोमेंट के केस में कि मोमेंट बराबर होता है 2 गुणे त्रिभुज का एरिया, वैसे ही कपल के केस में भी वो 2 गुणे त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। यहाँ पे एक केस देखेंगे बीम का कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके एकदम बीचों बीच में सेंटर पे एक लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, टोटल लंबाई एल है, तो एकदम सेंटर पे है तो आपका हो जाएगा L/2, टोटल लंबाई है एल। यहाँ पे एक प्रतिक्रिया डेवलप होगी, इसका नाम दे दिया हमने RA, यहाँ पर जाएगा आपका RB। यदि आपको RA RB निकालना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करते हैं, तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 तो हो जाएगा RA प्लस RB इक्वल टू W। दूसरा, हम A के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं तो हो जाएगा RB इंटू 0, RB इंटू L बराबर W इंटू L/2। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा और RB की वैल्यू हो जाएगी W/2, तो RB निकल गया और समीकरण 1 में रख देते हैं तो RA आ जाता है। जैसे ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, इसमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिससे 50 किलोन्यूटन का एक लोड लगा हुआ है, तो आपको निकालना है कि कितना इस पे प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 25 उत्पन्न होगा, लेकिन कैसे आया है,
तो सबसे पहले समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 करते हैं, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 50, और फिर ए के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं, तो आर बी इंटू एल बराबर 50 गुणे एल बाई 2। तो एल से एल कैंसिल होगा, तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी 50/2 यानी 25। तो आर ए और आर बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल देखिए कहा गया चित्र में दिखाए गए धरण ए और बी पर आलंबित हैं, इनके सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात करें। आपको आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वर्टिकल करेंगे, तो आर ए प्लस आर बी बराबर 60 प्लस 50। आर ए और आर बी ऊपर की तरफ काम करता है, 60 और 50 नीचे की तरफ काम करता है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 60 प्लस 50, इसका मतलब हो जाएगा 110। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो गया 10। अब ए के सापेक्ष आघूर्ण लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू 8 बराबर 50 गुणे 6 प्लस 60 गुणे 4। सॉल्व करेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कैलसी की सहायता से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य अपने कंधे पर रखी हुई छड़ के एक सिरे पर 5 न्यूटन का काट उठाया है। छड़ की लंबाई 1 मीटर है, तो प्रतिक्रिया देखिए, छड़ की लंबाई 1 मीटर है, यहाँ पे उसका कंधा है, कंधा है इसका मतलब वो फिक्स सिरे का हो गया, फलक्रम हो गया। तो यहाँ पे भार आपको 5 न्यूटन का लटकाना है, तो आप कितना फोर्स लगा के इसको बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे इस फलक्रम के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वो 0 हो जाए। आघूर्णों के सिद्धांत से ये होना चाहिए बैलेंस रखने के लिए कि किसी भी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होगा। तो सी के सापेक्ष आप देख सकते हैं, ये आपका क्लॉकवाइज में होगा और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज आघूर्ण कितना होगा, 500 गुणे 45, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, P इंटू ए सी यानी 55। तो P इंटू 55 सॉल्व करेंगे तो ये P की वैल्यू आ गई, और P की वैल्यू आ गई। यदि आपको प्रतिक्रिया निकालना है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R ऊपर की तरफ है और P और 500 नीचे की तरफ है, तो R इक्वल टू जाएगा P प्लस 500 यानी 909। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कहा गया है कि एक बीम है जो कि ओवरहैंग बीम है, जो कि सिरे ए और बी पर फिक्स है, इस पे दो लोड लग रहे हैं 200 और 10 न्यूटन का। तो कहा गया आर ए और आर बी की वैल्यू निकालना है। तो वर्टिकल फोर्स को 0 करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 200 प्लस 10 यानी 210 हो गया। 200 नहीं 20 है, ये 20 प्लस 10 30 न्यूटन हो गया। अब एक के सापेक्ष आघूर्ण निकालेंगे तो आर बी इंटू 4 इक्वल टू 20 गुणे 2 प्लस 10 गुणे 2 10 गुणे 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण 1 में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आर बी इक्वल टू हो गया 22.5 किलो न्यूटन और आर ए इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन है कि आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, उसको गणितीय रूप से समझाइए। तो इसमें आघूर्ण का डिफिनेशन देना है और उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि आघूर्ण का जो ज्यामितीय रूप से मान होता है वो 2 गुणे त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। अगला है आघूर्णों के नियम को समझाइए। तो आघूर्णों के नियम में आपको लिखना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज आघूर्ण बराबर एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण के बराबर है। पता नहीं, पता नहीं। अगला है वैगनॉन थ्योरम। बोल, वैगनॉन थ्योरम, वैगनॉन थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो वैगनॉन थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स सिस्टम काम करे, फोर्स सिस्टम मींस अ नंबर ऑफ फोर्सेस, तो उन सभी बलों का किसी एक बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग उन सभी बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है, यानी R इंटू डी इक्वल टू P1 D1 प्लस P2 D2 प्लस P3 D3 प्लस एस सो ऑन। अगला है लीवर से आप क्या समझते हैं। तो लीवर एक सीधी रॉड होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु जिसे फलक्रम कहते हैं उसके सापेक्ष घूम सकती है। लीवर 3 प्रकार का होता है, प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का, तीसरे वर्ग का, आप जानते हो। इसके अलावा स्टील यार्ड पे टिप्पणी करना है, बेल क्रैंक लीवर, यौगिक लीवर, कंपाउंड लीवर और लीवर सेफ्टी वाल्व। फिर अगला है बलयुग्म की परिभाषा दीजिए। बलयुग्म भुजा और इसके आघूर्णों से आप क्या समझते हो। बलयुग्म की प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आघूर्ण पे।
हेलो, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो, हेलो, किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, चलो ठीक है। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और पेपर को सॉल्व कीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।